हेलो दोस्तों, मैं लोकेश आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। जी हां, दिल्ली पुलिस के लिए जीके और जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 तो कह रहे हैं, वैसे डिटेल के साथ करेंगे। 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अदियार, दिल्ली, कलकत्ता या महाबलीपुरम। तो कहाँ पे है मुख्यालय? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कहाँ पे है? अदियार में है। किसका मुख्यालय? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। उससे पहले कहाँ पे था? अच्छा, ये अदियार कहाँ पे पड़ता है? तो ये मद्रास यानी कि चेन्नई में पड़ता है। मद्रास, चेन्नई। जिसे पहले नाम क्या था? मद्रास था, अब चेन्नई कर दिया। चेन्नई किसका शहर है? तो ये तमिलनाडु का शहर है। और ये अदियार में कब बनाया गया था? तो ये 1882 में बनाया गया था। उससे पहले कहाँ पे था? तो उससे पहले ये 1875 में स्थापना हुई थी इसकी। और कहाँ पे था ये? न्यूयॉर्क जगह में था। न्यूयॉर्क में था। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है। कौन सा? थियोसॉफिकल सोसाइटी। उस सबसे पहले कहाँ था? 1875 में। कहाँ पे था मुख्यालय? न्यूयॉर्क में था। उसके बाद 1882 में कहाँ पे आ गया? तो अदियार, मद्रास या चेन्नई। और राज्य कहाँ है? तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा या किन के द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, एम.जी. रानाडे या राजा राम मोहन राय। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? ऑप्शन बी सही रहेगा, स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रबुद्ध भारत पत्रिका। अच्छा, अरविंद घोष की कौन सी पत्रिका थी या कौन सी पुस्तक थी? तो कौन सी पुस्तक थी जो परीक्षा में पूछी जाती है? तो द लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक है। और ये पत्रिका किसकी थी? प्रबुद्ध भारत, ये स्वामी विवेकानंद की थी। अच्छा, ये और सुना होगा आपने राजा राम मोहन राय का नाम। तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। और इन्हें क्या और नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है इन्हें ही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हार्मोन के तौर पर किस विटामिन को माना जाता है? यानी कि हार्मोन कहा जाता है किस विटामिन को? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा सही रहेगा आप बता सकते हैं। बायोटिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है। इसकी कमी से क्या होते हैं? कौन सा रोग होता है? तो बालों का झड़ना। बालों का झड़ना इसकी कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो नपुंसकता होती है, बांझपन, जिसे हम बांझपन कह सकते हैं। और इसका वैज्ञानिक के नाम क्या है? तो टोकोफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है। कौन सा? टोकोफेरोल। अच्छा, हार्मोन्स किसी कहा जाता है तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, विटामिन डी को कहा जाता है। इसकी कमी से क्या रोग होता है? तो इसकी कमी से रिकेटस होता है। कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। वैज्ञानिक नाम क्या है विटामिन डी का? तो वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई का क्या है वैज्ञानिक नाम? तो टोकोफेरोल। और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। और बायोटिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन B7 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
बोईता वंदना किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा आप बता सकते हैं। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बोईता वंदना एक त्यौहार है। इस त्यौहार में नावों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? तो नावों की पूजा की जाती है इस त्यौहार में। और ये कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर से नवंबर माह में मनाया जाता है। और कहाँ का त्यौहार है ये? तो उड़ीसा का त्यौहार है ये। उड़ीसा के और कौन कौन से त्यौहार हैं? तो कलिंग महोत्सव। कौन सा? कलिंग महोत्सव। रथ यात्रा पूरी उड़ीसा में मनाई जाती है। और राजा पर्व। कौन सा? राजा पर्व। ये त्यौहार है। और बोईता वंदना त्यौहार यहाँ का है? तो उड़ीसा का है। नावों की पूजा की जाती है इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कहाँ है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे बड़ा दूसरा पूछ रखा है। पहला बता देता हूँ पहला कहाँ पे है। इसमें दूसरा पूछ रखा है। 4 ऑप्शन इतने आपने सही आंसर दे सकते हैं, गैस कर सकते हैं। पहला तो आप बता सकते हैं, दूसरा मैं नहीं, सॉरी, दूसरा आप बता सकते हैं, पहला मैं बता देता हूँ आपको। तो कहाँ पे है पहला? पहला है सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र। ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में दूसरा पूछ रखा है। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, भितरकनिका नेशनल पार्क में है। ये कहाँ पे पड़ता है? भितरकनिका नेशनल पार्क तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और यहाँ से कौन कौन सी नदी जाती है? तो ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी के डेल्टा से बनता है। नदी के डेल्टा से बनता है। कौन सा? भितरकनिका नेशनल पार्क में जो मैंग्रोव वन बनता है वो किसके डेल्टा से बनता है? तो 2 नदियों के, ब्राह्मणी और वैतरणी नदी। और कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, INS अन्वेष के संदर्भ में क्या सही है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। INS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंडियन नेवी शिप। और अन्वेष के बारे में पूछ रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज है INS अन्वेष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना का प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? प्रथम जनगणना पूछ रखी है, तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा, 1872 में। किसके काल में? तो मयो के शासनकाल में हुई थी। मयो के शासनकाल में। और संपूर्ण पूछे तो 1881 में हुई थी या 1882 में हुई थी? तो 1881 में हुई थी। किसके काल में? तो रिपन के काल में हुई थी। किसके काल में? तो रिपन के काल में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। अच्छा, स्वतंत्र भारत की पूछे तो पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की तो 1951 में हुई थी। 2021 में जो जनगणना होगी, अब जो 2023 अक्टूबर में शुरू होगी, वो कौन सी होगी?
तो वो 16वीं होगी। और स्वतंत्र भारत की कौन सी होगी, तो वो 8वीं होगी। कौन सी, स्वतंत्र भारत की कौन सी होगी, तो वो 8वीं होगी। और आयुक्त कौन होंगे, जनगणना आयुक्त कौन होंगे उसके, तो डॉक्टर विवेक जोशी जी होंगे। और थीम क्या रहेगी, या विषय बोल सकते हैं, तो विषय क्या रहेगा, जन भागीदारी, जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या रहेगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और जापान के मध्य होने वाले वार्षिक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास, कौन सा, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास के किस संस्करण का हाल ही में 2023 में जापान में आयोजन किया गया। चार ऑप्शन दे रखे। कौन सा संस्करण हुआ था 2023 में, कब से कब तक हुआ था, तो 17 फरवरी से 2 मार्च तक चला था। और कहाँ पे, तो ये शिगा प्रांत में चला था, जापान के शिगा प्रांत में चला था। और कौन सा संस्करण था, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, चौथा संस्करण था 2023 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रथम महिला यानी कि महिलाओं का आईपीएल, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो किसे सम्मानित किया गया है वो आप बता सकते हैं। 2023 में किसने ट्रॉफी जीती, मतलब विजेता टीम कौन सी रही थी आईपीएल में, महिला आईपीएल में, तो विजेता टीम रही थी मुंबई इंडियंस। कौन सी, मुंबई इंडियंस। उपविजेता कौन सी थी, यानी कि जो हारी थी फाइनल में, तो वो थी दिल्ली कैपिटल। कौन सी थी, दिल्ली कैपिटल थी, दिल्ली कैपिटल्स थी। और कितने इनाम मिला था, तो जीतने वाली को 6 करोड़ रुपए मिले थे और हारने वाली को तो 3 करोड़ मिले थे। और फाइनल मैच कब हुआ था, तो ये 26 मार्च को फाइनल मैच हुआ था। अच्छा, इसका आंसर कौन सा सही रहेगा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर्स किसे मिला था, तो ये मिला था यस्तिका भाटिया को। एक ट्रॉफी और 5 लाख रुपए मिले थे इन्हें। कितने, 5 लाख रुपए मिले थे। पर्पल कैप का किसे मिला था, तो इन्हें पर्पल कैप का, हैली मैथ्यूज को पर्पल कैप का मिला था, पर्पल कैप, यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इन्होंने। क्या, सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। अच्छा, ऑरेंज कैप कैसे मिला था, अगर पूछे तो ऑरेंज कैप मिला था मैग लेनिंग को। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, ज़्यादा रन बनाए थे। और ज़्यादा विकेट किसने बनाए थे, लिए थे, तो हैली मैथ्यूज ने लिए थे। और ऑरेंज कैप किसे मिला है, तो मैग लेनिंग ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर्स किसे मिला था, तो यस्तिका भाटिया को मिला था। विजेता टीम कौन सी थी आईपीएल में 2023 में, तो मुंबई इंडियंस थी। महिलाओं में पूछ रखा है, देखो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा सही रहेगा आप बता सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 2017 में शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए नियमित पेंशन के लिए, पेंशन भुगतान प्राप्त करने के लिए लागू की गई थी। कब की गई थी, 2017 में की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हालिया चर्चित खिलाड़ी हसिका रामचंद्रन का संबंध किस खेल से है? हसिका रामचंद्रन ये कहाँ की रहने वाली है, किस खेल से है, कहाँ की रहने वाली है? तो ये कर्नाटक की रहने वाली है। और खेल क्या है इनका? तो ये तैराकी है, तैराक है, यानी कि तैराकी से संबंधित है इनका खेल। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा। इन्होंने राष्ट्रीय खेल 2022 में कितने? तो चौथा पदक जीता था इन्होंने। इसलिए ये हाल ही में चर्चित थी। तो किस से संबंधित है? कर्नाटक की रहने वाली हैं। और कब किस से संबंधित है, किस खेल से? तो तैराकी से इनका संबंध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, थारू जनजाति का निवास स्थान भारत का कौन सा राज्य है? यानी कि थारू जनजाति दीपावली को अपना शोक दिवस मनाती है। तो दिवाली को अपना शोक दिवस मनाती है। और किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? आप बता सकते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा, उत्तराखंड। वैसे कहाँ पे मिलती है सबसे ज़्यादा? तो नेपाल देश में मिलती है। कहाँ पे? नेपाल देश में मिलती है। और भारत में पूछा जाए तो उत्तराखंड में मिलती है। और जगह पूछी जाए तो नैनीताल के आसपास मिलती है। और बिहार में भी मिलती है कुछ। कहाँ पे? बिहार राज्य में भी। और देश पूछे तो नेपाल। और ये दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में थारू जनजाति निवास करती है और दिवाली को शोक दिवस मनाती है ये अपना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित समिति निम्नलिखित में से है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन सी समिति है बैंकिंग संरचना सुधार से? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, नरसिंहमन समिति। कब गठन किया गया था? तो 1991 में किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, यशवंत सागर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो किस राज्य में स्थित है यशवंत सागर? ऑप्शन ए सही रहेगा, मध्य प्रदेश में। इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था। कब मिला था? तो 2022 में रामसर साइट का दर्जा मिला था इसे, इसलिए चर्चा में है। यशवंत सागर कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मौलिक कर्तव्यों के संबंधित संवैधानिक संशोधन को अगर लिखित विकल्पों में से चुने। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन सा हुआ था मौलिक कर्तव्यों में से? कब हुआ था? कौन सा संशोधन था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 42वां संशोधन। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था ये। और किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हुआ था। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था। वो कब जोड़ा गया था? 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। कौन सा था? शिक्षा का अधिकार था। ये था 15 क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किस वर्ष सती प्रथा को निषेध घोषित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा, 1829 में किया गया था। किन के प्रयासों से? अगर प्रयास पूछे तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। यही ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ये।
इनोई राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड ने दी थी। और कौन था उस समय वायसराय? तो विलियम बेंटिंक थे। विलियम बेंटिंक। और कब की गई थी सती प्रथा? तो 1829 में किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दक्षिण भारत की पूछ रखी है सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा, अनाईमुड़ी है। कितने मीटर ऊंचाई है इसकी? तो 2696 मीटर ऊंचाई है इसकी। और कहाँ पे है ये? तो ये केरल में स्थित है। नीलगिरी, ये डोडा बेटा है जो, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? नीलगिरी की। कितनी है? तो ये 2637 मीटर की है। 2637 मीटर की। महेंद्रगिरी कहाँ की है? तो ये पूर्वी घाट की है सबसे ऊंची चोटी। कितनी ऊंचाई है? तो 1501 मीटर। और कहाँ पे है ये? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कुद्रेमुख पूछा जाए तो ये कर्नाटक में है। पहाड़ी श्रृंखला कहाँ पे? कर्नाटक में है। और इसमें पूछे सर्वाधिक तो 2696 मीटर ऊंचाई है, अन्नाईमुड़ी है। कहाँ पे है? ये तो केरल राज्य में सर्वाधिक ऊंची चोटी है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य उदार शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन हुआ? कौन सा? उदार शक्ति युद्ध अभ्यास 2022 किसके बीच? देखो वायुसेना के बीच हुआ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच हुआ है उदार शक्ति युद्ध अभ्यास। कितने दिन चला था? तो 4 दिवसीय था। 4 दिवसीय युद्ध अभ्यास था ये। भारत और ओमान के बीच कौन सा होता है? अल नगा होता है। अल नजा या अल नगा भी कह सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और सलाइनेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच? तो श्रीलंका और भारत के बीच। इंडोनेशिया और भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो गरुड़ शक्ति। कौन सा? गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। और उदार शक्ति किसके बीच हुआ है? तो भारत और मलेशिया बीच। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों में की गई है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? समान कार्य यानी कि पुरुष और महिलाओं को समान वेतन, स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, या ना कि भेदभाव किया जाए, तो कौन सा सही रहेगा? अनुच्छेद 39 डी सही रहेगा, या इसे घ भी कह सकते हैं, कै ख घ। अच्छा, अनुच्छेद 42 में किसका वर्णन है? तो काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियाँ। अनुच्छेद 44 में तो एक समान नागरिकता संहिता, ये समान नागरिक संहिता का वर्णन है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का या गठन का गठन का वर्णन है अनुच्छेद 40 में। और 39 डी में तो समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, महाबली नाटक किस लेखक की रचना है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
किस लेखक की रचना है जिन्हें 2021 का व्यास सम्मान भी मिला था? 2021 का व्यास सम्मान कौन सा था 2021 का? तो 31वां था व्यास सम्मान। तो कौन है? ऑप्शन बी सही रहेगा। असगर वजायत को कौन सा पुरस्कार मिला था? व्यास सम्मान मिला था 2021 में 31वां। किसके लिए? तो महाबली नाटक के लिए मिला था। 32वां किसे मिला? तो 32वां मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को, व्यास सम्मान 2022 वाला। इसका उपन्यास क्या था? तो किसके लिए मिला था? पागल खाना के लिए उपन्यास था इनका, पागल खाना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के रामसर स्थलों में से एक सांख्य सागर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मध्य प्रदेश राज्य। कहाँ पे? तो ये शिवपुरी जगह है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में। तो रामसर स्थल में किए गए थे। तो ये कब किए गए थे? ये किए गए थे 2022 में। कितने नई की गए थे? 5 नई रामसर साइट स्थल घोषित किए गए थे। कौन कौन से थे? पहले थे 49, उससे 5 और मिला दिए तो कितने हो गए? 54 हो गए 2022 में। कब हुए? तो 26 जुलाई को। कौन कौन से मिला दिए गए थे? तो एक तो ये दे रखा है सांख्य सागर, कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। एक पाला आदर भूमि, पाला आदर भूमि ये कहाँ का है? तो ये मिजोरम का है। और 3 है तमिलनाडु के। तीन तमिलनाडु के कौन कौन से? करीगली, करी किली पक्षी अभयारण्य और पल्ली करनई रिजर्व सेंटर। और एक कौन सा है? तो पिंचवरम या पिचवरम मैंग्रोव क्षेत्र, मैंग्रोव क्षेत्र। तो ये 5 कब मिलाए गए थे? तो 26 जुलाई 2022 को नई रामसर साइट बनाई गई। कितनी हो गई फिर? टोटल 54 हो गई। तो एक तो थी मध्य प्रदेश की और 3 कहाँ की थी? तो तमिलनाडु की और एक मिजोरम की। मिजोरम की कौन सी थी? तो पाला आदर भूमि थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, संवाद कॉमेडी समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में होता था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कब किया गया था? तो ये 1821 में शुरुआत की गई थी। भारतीय भाषा का पहला समाचार था ये, पहला समाचार पत्र था। और कब की गई थी? तो देखो 1821 में की गई थी, यानी 19वीं शताब्दी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो राजाराम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और किस भाषा में की गई थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बांग्ला भाषा में की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के तहत दिया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है सही आंसर। करो या मरो का नारा, मैं पहले बताते हूँ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो यो 1917 में हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ था? तो 1928 में किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भारत आगमन हुआ था 1927 में। रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1928 में। तभी 1928 में विरोध हुआ था और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये मार्च 1930 में हुआ था, मार्च
1930 में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत न्यूनतम है? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रखा है। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा। बिहार की कितनी है वैसे कुल साक्षरता पूछे तो 61.80 है। अगर महिला पुरुष साक्षरता पूछे और महिला पूछे तो पुरुष और महिला साक्षरता पूछे तो कितनी कितनी है? पुरुष साक्षरता है 71.20% और महिला पूछे तो 51.50% और 61.80% कुल साक्षरता है। देखो 10 इस तरह प्लस करेंगे, कुल में 61 याद रखेंगे, तो 10 प्लस करेंगे तो 71 और 10 माइनस करेंगे तो 51, ऐसे याद रखना है। बिहार के लोग कितने नंबर लाते हैं? 61 नंबर लाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी है? तो 61। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हम 100 प्लस क्वेश्चन कर चुके होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, जुआरी निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नदी है? जुआरी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो जुआरी गोवा की है, महत्वपूर्ण नदी है और सबसे लंबी भी है। गोवा में बहने वाली सबसे लंबी नदी, और ये ज्वारीय नदी भी है। सिक्किम की कौन सी है? सिक्किम में बहने वाली तो तीस्ता नदी। कौन सी? तीस्ता नदी का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम राज्य से। अच्छा, उत्तराखंड की पूछे तो रामगंगा, कालीगंगा, रामगंगा नदी, कालीगंगा, काली या गंगा, ये कहाँ की है? उत्तराखंड की। मेघालय की पूछे तो सोमेश्वरी नदी। कौन सी नदी? तो सोमेश्वरी नदी। कहाँ किस राज्य में बहती है? तो ये मेघालय राज्य में बहती है। तीस्ता नदी सिक्किम राज्य में बहती है और ज्वारी नदी गोवा राज्य में बहती है। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने ला। आपको इम्पोर्टेंट लगे टॉपिक या क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।